प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 10 जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है का भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, आपने अध्याय 8 में सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। आज अपने इस अध्याय 10 में हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग में आते हैं इसको देखेंगे। तो अपने अध्ययन की सुविधा हेतु हमने अपने इस अध्याय को कुछ प्रमुख बिंदुओं में बांट रखा है और इन प्रमुख बिंदुओं को 2 भागों में बांट लिया है, भाग 1 तथा भाग 2। आज का जो हमारा वीडियो है ये भाग 1 है, जिसमें हम मानव कल्याण में किस प्रकार सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं इसका एक आइडिया लेंगे, देखेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और उसके बाद हम घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं। घरेलू उत्पाद जैसे दही बनाई जाती है, पनीर बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, तो उसमें ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं इसका एक आइडिया लिया जाएगा। और भाग 1 में ही हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं इसको भी देखेंगे। औद्योगिक उत्पाद जैसे मादक पेय हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, वो किस प्रकार सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं इसका भी एक आइडिया लिया जाएगा। और बच्चों, जब हम भाग 2 में यानी अगले वीडियो में आएंगे तो भाग 2 में वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, वाहितमल सीवेज जो नाली और नाले का पानी है जो शहरों से निकल रहा है, इसके उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग में आएंगे इसको देखा जाएगा। चूंकि जो वाहित मल है इसको सीधा नदियों में नहीं डाला जा सकता है, तालाबों में नहीं डाला जा सकता है। वाहित मल ये हानिकारक है, इसके अंदर बहुत सारे हानिकारक जीवाणु और सूक्ष्म जीव मौजूद हैं और ये प्रदूषण भी पैदा करता है, जिसकी वजह से वाहित मल का उपचार अधिक ज़रूरी हो जाता है। साथ ही भाग 2 में ही हम बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं ये भी देखा जाएगा। बायोगैस क्या होती है, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है इसका एक आइडिया लिया जाएगा। और जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग में आते हैं ये भी हम भाग 2 में ही देखेंगे। और भाग 2 के अंत में हम जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व देखेंगे ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम अपना ये भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, यानी इनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक फंजाई, विषाणु वायरस, सूक्ष्मदर्शी पादप जिसमें अलगी की कुछ प्रजातियां आ जाती हैं, एवं कुछ प्राणी जो नग्न आंखों से ना दिखाई दें, ये सब सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी ये कॉस्मोपॉलिटन हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं जहां आप सोच सकते हैं। यह मृदा में, जल में, वायु में, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के जो प्राणी तथा पादप हैं इनके भी शरीर के ऊपर तथा अंदर पाए जाते हैं। यही नहीं, ये सूक्ष्म जीव ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होता। जैसे मृदा में गहराई तक ये वहाँ भी पाए जाएंगे, बर्फ़ की परतों में कई मीटर नीचे तक जहाँ जीवन संभव नहीं है वहाँ पाए जाएंगे। अम्लीय पर्यावरण में, हॉट सल्फर स्प्रिंग में, ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ जीवन संभव नहीं है। बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनमें मुख्य रूप से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा अधिकांश कवक, इनको न्यूट्रिएंट मीडियम पर यानी पोषक मीडिया माध्यमों पर इन पर उगाया जा सकता है। यदि इनको सूटेबल कंडीशन दिया जाए और पोषक मीडिया पर रखा जाए तो ये तेज वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद ये कॉलोनी का रूप ले लेते हैं।
यहाँ चित्र में आपको जीवाणु तथा कवक की कॉलोनी दिखाई गई है। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि पेट्री प्लेटों में वृद्धि कर रहे सूक्ष्म जीव। एक तरफ जीवाणु की कॉलोनी दिखाई गई है और एक तरफ कवक की कॉलोनी दिखाई गई है, और इन कॉलोनियों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और ऐसे संवर्धनजन सूक्ष्म जीव पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। इनका प्रयोग सूक्ष्म जीव के अध्ययन में भी किया जाता है और उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। आज अपने इस अध्याय 10 में हम इनके लाभ को देखेंगे, और ये सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं जो आप अध्याय 8 में देख चुके हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में कुछ सूक्ष्म जीव दिखाए गए हैं, जिसमें जीवाणु बैक्टीरिया दिखाया गया है, दंडाकार जीवाणु तथा गोलाकार जीवाणु। साथ ही कुछ वायरस दिखाए गए हैं, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो जीवाणुओं का भोज करते हैं, एडिनो वायरस और टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, इनका चित्र दिखाया गया है। और ये जीवाणु ये नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, परंतु यदि इनको पोषक मीडिया पर वृद्धि कराई जाए तो ये कॉलोनी का रूप लेंगे, और फिर इन कॉलोनियों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है और अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं कि ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार मानव कल्याण में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। बच्चों, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा उनसे व्युत्पन्न पदार्थ जो डिराइव सब्सटेंसेस हैं सूक्ष्म जीवों, तो इनका प्रयोग करते हैं, जिनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला दही का उत्पादन। दही तो आप सब लोगों ने खाया होगा, और आप सब जानते हैं कि दही का निर्माण दूध से होता है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है LAB, ये दूध में वृद्धि करते हैं और दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान ये जो LAB है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें लैक्टोबैसिलस भी आ जाता है, ये अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दूध की प्रोटीन का क्या नाम है? दूध की प्रोटीन का नाम है केसिन। इसको स्कंदित करता है। तो ये अम्ल दूध की प्रोटीन को स्कंदित करेगा और इसको आंशिक रूप से पचा देता है। दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जिससे दूध दही बन जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसको मिलाने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया जाए तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर एक इक्वेशन के रूप में दिखाया भी गया है कि दूध में यदि लैक्टोबैसिलस को मिला दिया जाए तो ये दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि दूध में थोड़ी सी दही मिलाई जाती है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दही की थोड़ी सी मात्रा जो दूध में मिलाई जाती है ताकि दूध दही बन जाए, इसको आरंभक कहा जाता है, इनोकुलम, निवेश द्रव। तो ये निवेश द्रव ताज़े दूध में मिला दिया जाएगा और दूध को छोड़ दिया जाएगा, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस निवेश द्रव में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के पश्चात ये दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध का दही में परिवर्तन, इसके बहुत सारे फायदे हैं। दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। और साथ ही ये जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये हमारे पेट में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, ये इन सूक्ष्म जीवों से कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन करके इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनसे होने वाले रोग हमको नहीं होते हैं। यानी ये जीव जो दूध से दही बना रहे हैं, ये जीव हमको रोगों से बचाते भी। कुछ
प्रमुख लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस तथा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस आदि। बच्चों, जो दूसरा घरेलू उत्पाद है वो है इडली व डोसा। इडली डोसा तो आपने खाया होगा बच्चों। इडली व डोसा ये दाल चावल के बने ढीले ढाले आटों से बनाया जाता है। कैसे? दाल चावल का जो ढीला ढाला आटा है इसमें बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन यानी फर्मेंटेशन कराया जाता है। एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन कराया जाता है और फर्मेंटेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने से जो आटा है वो अधिक ढीला और मुलायम हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किण्वन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अभी मैंने आपको बताया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, तो जिससे आटा अधिक ढीला और मुलायम हो जाएगा और इस आटे से फिर इडली व डोसे का उत्पादन किया जा सकेगा। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ल्यूकोनोस्टॉक तथा स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस, इनका प्रयोग इडली तथा डोसा आदि के उत्पादन करने में किया जाता है। यहाँ पर इक्वेशन के माध्यम से दिखाया भी गया है कि यदि आटे को 12 से 14 घंटे तक भिगोकर और किण्वन कराया जाए, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया जाए, तो ऐसे में इडली तथा डोसा आदि बनाया जा सकता है। यानी आटा ढीला ढाला हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, और जब आटा ढीला ढाला होगा तो उससे इडली डोसा इत्यादि बनाया जा सकता है। बच्चों, तीसरा जो घरेलू उत्पाद है वो है ब्रेड। आटे में बेकर्स यीस्ट, जिसको सैकरोमाइसिस सेरेविसी कहा जाता है, अगर आटे में मिला दिया जाए और मिलाकर कई घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो ऐसे में ब्रेड बनता है। आटे में उपस्थित यीस्ट तीव्र किण्वन करती है, तो जो यीस्ट है ये आटे में तीव्र किण्वन करेगी और जब किण्वन करेगी तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल उत्पन्न होगा, और इस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल उत्पन्न होने की क्रिया, जिससे आटा फूल जाएगा और फूल के ब्रेड या केक जैसा नजर आने लगेगा, इस क्रिया को लीवनिंग कहा जाता है। यानी आटे में यीस्ट को मिलाना और यीस्ट द्वारा तीव्र किण्वन करना, किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने से आटे का फूल जाना, इस प्रक्रिया को लीवनिंग कहा जाता है। अगला जो उत्पाद है वो है टॉडी। टॉडी जो कि दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है। दक्षिण भारत में ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसको गर्म किया जाए तो इससे ताड़ शर्करा यानी गुड़ का निर्माण किया जाता है। टॉडी इसको ताड़ के वृक्ष से प्राप्त लैटेक्स और नारियल पानी के किण्वन से बनाया जाता है। बच्चों, ये कुछ घरेलू उत्पाद हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रमुख घरेलू उत्पाद की, जिसका नाम है चीज़ यानी पनीर। चीज़, पनीर तो आपने खाई होगी। चीज़ ये दूध के वसा तथा केसिन, केसिन मतलब प्रोटीन, दूध का प्रोटीन, वसा तथा केसिन इनका सांद्रित अर्ध अपघटित भाग है। अर्ध अपघटित है, पूर्ण रूप से अपघटित नहीं है, अर्ध अपघटित भाग है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होता है। चीज़ की कई किस्में आती हैं, जैसे एक है स्विस चीज़। स्विस चीज़ जो लाक्षणिक गंध, स्वाद तथा बड़े छिद्रों के द्वारा पहचानी जाती है। बड़े छिद्र क्यों इसमें पाए जाएंगे? चूंकि इसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमैनाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये जब इसमें किण्वन करेगा तो इससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने से इस चीज़ में एक अलग प्रकार का स्वाद तथा बड़े छिद्र और गंध आ जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं स्विस चीज़। एक और प्रकार की चीज़ है जिसको कहा जाता है रॉक्यूफोर्ट चीज़, जो स्वादिष्ट चीज़ होती है। रॉक्यूफोर्ट चीज़, इसकी पहचान क्या है? ये हरी नीली चित्ती तथा विशेष सुगंध से अभिलाक्षणिक होती है।
यानी पहचानी जाती है। और यह पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई एक प्रकार का कवक है, उसके द्वारा पकती है और भेड़ के दूध से बनी ये एक स्वादिष्ट पनीर होती है। बच्चों, ये कुछ घरेलू उत्पाद थे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कुछ भोजन हैं, जैसे टेम्फ जो इंडोनेशिया में प्रसिद्ध है, टोफू जापान और सुफ जो चीन में प्रसिद्ध है। ये भी किण्वित भोजन हैं जो सोयाबीन से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सोया सॉस ये सोयाबीन और गेहूं के द्वारा किण्वित होकर बनाया जाता है। तो बच्चों, ये घरेलू उत्पाद की बात हो गई। अब आइए हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में सहायता करते हैं। तो अब बात करते हैं औद्योगिक उत्पादों की। ठीक है, उद्योगों में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है और ये उत्पाद हमारे लिए, मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं, जिसमें मादक पेय, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल, प्रतिजैविक आदि है। ये कुछ उदाहरण है, अभी हम आगे और भी उदाहरण देखेंगे। और व्यावसायिक पैमाने पर चूंकि हमको बड़े पैमाने पर निर्माण करना है, तो सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है और ऐसे बड़े बर्तनों को फर्मेंटर या किण्वक कहा जाता है। यहाँ चित्र में आपको एक फर्मेंटर दिखाया गया है, फर्मेंटर का चित्र दिखाया गया है और साथ में एक किण्वन संयंत्र का चित्र भी दिखाया गया है। और इन किण्वक के अंदर यानी फर्मेंटर के अंदर सूक्ष्म जीवों से औद्योगिक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों, आइए अब हम औद्योगिक उत्पादों की बात करते हैं जो हमको सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सबसे पहले किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड बेवरेजेस। प्राचीन काल से ही किण्वन के लिए सूक्ष्म जीवों का, विशेषकर ब्रीवर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्राचीन काल से ही हो रहा है और इससे विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय, कौन कौन से, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि, ये किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन अल्कोहली पेयों में विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका और फिनी, इनको आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। और चूंकि इनको आसवन विधि के द्वारा बनाया जाएगा तो इसमें अल्कोहल अधिक मात्रा में पाया जाएगा और जब अल्कोहल अधिक होगा तो ये हार्ड लिकर होंगे, यानी इनको हार्ड लिकर कहा जाता है चूंकि इनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। दूसरी तरफ बियर व वाइन, इनको बिना आसवन के बनाया जाता है। ब्रेवर्स यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में, अनाज तथा फलों के रस को किण्वित कर एथेनॉल उत्पन्न करने में भी किया जाता है। बच्चों, जो दूसरे प्रकार का औद्योगिक उत्पाद है जो इन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है वो है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक शब्द ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसमें एंटी का शाब्दिक अर्थ होता है विरोध तथा बायोटिक का शाब्दिक अर्थ है जैविक, अर्थात इसका पूरा अर्थ है रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करने वाले रासायन, ऐसे रासायन जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देंगे या उनकी वृद्धि को रोक देंगे। ये रसायन यानी जो एंटीबायोटिक है, रासायनिक पदार्थ है, ये कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। क्यों? ये पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को कम कर देते हैं। तो यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और यह अन्य सूक्ष्म जीवों जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीव भी आ जाएंगे, अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाएगा और इन प्रतिजैविकों की खोज 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन
इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था, जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। ये एक घटना मात्र थी जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, जिसमें इन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की प्लेटों पर एक फंगस उगाया है, कवक उगाया है पेनिसिलियम नोटेटम, और जहाँ जहाँ वो फंगस उग गया था वहाँ वहाँ के बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस मर गए थे। तो इन्होंने सोचा कि आखिर क्यों इस फंगस के उगने से ये बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो इन्होंने इस फंगस से फिर पेनिसिलिन को प्राप्त किया। और बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे इन्होंने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली प्रतिजैविक के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए इन तीनों को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे इन तीनों को सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पेनिसिलिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जादुई दवा के नाम से प्रसिद्ध थी। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया जाता था और ये इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी प्रभावी था। वर्तमान समय में लगभग 7000 से अधिक प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है और जिनमें से कुछ प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया आदि के उपचार में सहायक हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ एंटीबायोटिक के बारे में दिखाया गया है, जिसमें कुछ प्रतिजैविक जीवाणुओं से प्राप्त हो रही हैं और कुछ प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त हो रहे हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले कुछ प्रतिजैविक, 7000 में से कुछ। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्राप्त की जाती है। क्लोरोमाइसिटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलाई से प्राप्त की जाती है। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से प्राप्त की जाती है। दूसरी तरफ कवकों से प्राप्त होने वाले कुछ प्रतिजैविक जैसे इरगोट, इसको क्लेविसेप्स परपुरिया से प्राप्त किया जाता है। कीटोमिन, इसको कीटोमियम कोइनोइड से प्राप्त किया जाता है। तथा क्लेविसिन, जिसको एस्परजिलस क्लेवेटस से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? अब आप उत्तर दीजिए, हम देख चुके हैं। तो ये कुछ प्रतिजैविक हैं और उनको जिन जीवाणुओं या कवकों से बनाया जाता है उसको यहाँ दिखाया गया है और वर्तमान समय में लगभग 7000 से अधिक प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। अब बच्चों आइए हम बात करते हैं कुछ रसायन, एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणु की जिनका उत्पादन औद्योगिक रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले रसायनों की बात करते हैं, जिसमें एसिटिक अम्ल जिसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई तथा ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस, ये दोनों बैक्टीरिया हैं, इनकी मदद से अल्कोहल को किण्वित करके किया जाता है। यानी अल्कोहल को जब किण्वित किया जाएगा इन बैक्टीरिया के द्वारा तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा और ये एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है। दूसरी तरफ साइट्रिक अम्ल, जो शीरा युक्त माध्यम पर एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक प्रकार का कवक है, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा किण्वन से प्राप्त होता है। तीसरा रसायन ग्लूकोनिक अम्ल, जो एस्परजिलस नाइगर की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और आप याद रखिएगा एस्परजिलस नाइगर ये एक कवक है, ना कि जीवाणु। ब्यूट्रिक अम्ल, जो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने दही वाले उदाहरण में देखा था। लैक्टिक अम्ल जो कि लैक्टोबैसिलस की क्रिया के द्वारा बनाया जाता। तो ये कुछ रसायन हैं जो हमको सूक्ष्म जीव की सहायता से प्राप्त होते हैं। अब आइए कुछ जैव सक्रिय अणु की बात करते हैं जो हमको सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सबसे पहला साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायन
जैव सक्रिय रासायन जो कि अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तथा प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में प्रयोग होता है। यह जैव सक्रिय रसायन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से उत्पादित होता है और इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण तथा प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में यानी फैक्टर के रूप में किया जाता है। दूसरा जो पदार्थ है वो है स्टैटिन। स्टैटिन जो हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्टैटिन यह मोनास्कस परपूरियस एक प्रकार का यीस्ट है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है और यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सवाल यह है कि रक्त के कोलेस्ट्रॉल को यह कैसे कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होती है, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर रही है हमारे शरीर में, उस एंजाइम से स्पर्धा संदमन यानी कंपेटिटिव इनहिबिशन की क्रिया करता है और क्रिया करके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, उसका संदमन कर देता है। इस प्रकार वो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण नहीं कर पाती जिससे हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। तो ये एक बड़ा ही प्रमुख पदार्थ है। तीसरा पेक्टिनेज। पेक्टिनेज जो एक प्रकार की एंजाइम है और यह व्यापारिक रूप से बायसोक्लेमस फलवा से प्राप्त की जाती है और अगर इसको प्रोटीएजिस के साथ मिला दिया जाए तो इसका उपयोग फलों के रसों को साफ करने में, फाइबर को हटाने में तथा हरी कॉफी ग्रीन टी बनाने में किया जाता है। अगला जो पदार्थ है जिसको क्लॉट बस्टर कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लॉट बस्टर, क्लॉट रुधिर के थक्के को तोड़ देने वाला क्लॉट बस्टर, यह स्ट्रेप्टोकॉकस जीवाणु से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग रक्त वाहिनियों में जो थक्का है उसको हटाने में किया जाता है। यदि हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो स्ट्रेप्टोकाइनेज उन थक्कों को गला देता है, तोड़ देता है, हटा देता है, इसीलिए इसको क्लॉट बस्टर भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ तक आते आते हमारा ये भाग 1 समाप्त हो रहा है। अब ये हमारा भाग 1 समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं और आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर को पूरा कीजिए। मुझे उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं। हम जानते भी हैं जब उपापचय होगा तो गैसों का निष्कासन होगा सूक्ष्मजीवों के द्वारा। हमको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है, तो उदाहरण के द्वारा सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है, किस भोजन यानी आहार की बात हो रही, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। हमने पढ़ा है आज ही, किस भोजन में यानी किस आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब मिलते हैं और इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करें। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखें। कोई 2 कवक प्रजातियां, उनके नाम लिखें जिनका प्रयोग एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है और इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर बच्चों आपको इसमें उत्तर देने में कोई परेशानी होगी तो आप पुनः इस वीडियो को देखिएगा और मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर दे पाएंगे। बच्चों भाग 2 में जल्द ही हम फिर मिलेंगे और भाग 2 में हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव देखेंगे सूक्ष्मजीव किस प्रकार सीवेज के ट्रीटमेंट में काम आ रहे हैं, साथ ही ये किस प्रकार बायोगैस का उत्पादन कर रहे हैं और जैव नियंत्रण कारक के रूप में किस प्रकार इनका उपयोग हो रहा है और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव किस प्रकार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।